डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस यानी कि वास्तविक गैसों के समतापी वक्र के बारे में पढ़ेंगे। रियल गैस का हमने एक एग्जांपल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेंट एंड्रयूज ने 1869 के अंदर क्रिटिकल फिनोमिनन क्रांतिक अवस्था के बारे में स्टडी की थी और उनका जो अध्ययन था वो प्रयोगों के ऊपर आधारित था और उसी के आधार पर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो प्रेशर है, दाब और आयतन में विभिन्न तापों पर आलेख खींचे थे, ग्राफ लिए थे और ये जो आलेख क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिए थे इसलिए हम इनको समतापी वक्र या आइसोथर्म्स भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 5 ग्राफ दिखाए हैं और ये दाब और आयतन के मध्य में जो ग्राफ है वो प्लॉट किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो यहाँ पर जो 5 ताप लिए हैं वो अलग अलग ताप 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस, 30.98 या इसको हम बेटर वे में 31 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, 35.5 डिग्री सेल्सियस और 48.1 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार जो 5 समतापी वक्र हमको मिले हैं, जो आइसोथर्म्स हमको मिले हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो हमें HIJK टाइप का जो कर्व हमको दिखाई दे रहा है कि ये बिंदु S से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो H पॉइंट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गैसीय प्रावस्था के अंदर है और जब गैसीय प्रावस्था के अंदर हो इसका हम ये थोड़ा सा स्लैंटिंग है, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है थोड़ा सा तिरछा है, ये स्लैंटिंग है, थोड़ा सा इन्हीं कर्व्स की भांति है यहाँ पर नीचे। तो अगर हम H पॉइंट के ऊपर अगर गैस के ऊपर प्रेशर लगाना प्रारंभ करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला जाता है। तो I पॉइंट तक जो वॉल्यूम है उसका मान जो है वो कम होता चला जाएगा। अब I पॉइंट के बाद में अगर हम और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और दाब को अगर हम दाब में वृद्धि करते हैं तो गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, द्रवीकरण प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर गैस और लिक्विड दोनों फेजेस, दोनों प्रावस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे हॉरिजॉन्टल पार्ट में, पूरे क्षितिज पार्ट के अंदर। और जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अब आयतन जो है वो कम होता जा रहा है और जो गैस है उसका द्रवीकरण होता जा रहा है, नहीं यानी कि वो द्रव प्रावस्था के अंदर परिवर्तित होती जा रही है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रम जो है वो कंटिन्यू चलता है टिल पॉइंट जे पॉइंट के बाद में अब पूरी की पूरी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इस प्रकार अगर हम और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो अब आयतन के अंदर, क्योंकि लिक्विड गैस के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, लिक्विड और अगर हम गैस में डिफ्रेंशिएट करें तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई द्रव प्रावस्था है तो उसके ऊपर अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसके आयतन के अंदर जो परिवर्तन होगा वो ऑलमोस्ट नगण्य होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जे पॉइंट पे कंप्लीट लिक्विफाई हो चुकी है गैस। अब इसके ऊपर अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आयतन के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमको मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट आइसोथर्म लेते हैं 21.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर भी इसका नेचर अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल वही सेम है, ये DEF और यहाँ पर ऊपर हमने G प्लॉट किया हुआ है। तो DEFG ये प्लॉट है। यहाँ पर D पॉइंट के ऊपर ये गैसीय प्रावस्था के अंदर है, गैसीय स्टेट के अंदर है। अब हम इसका प्रेशर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो ये इसका आयतन कम होता जाता है। DE लाइन के थ्रू हम इसको दर्शा सकते हैं। ई पॉइंट पर आकर जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अब जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। तो इस प्रकार ई से लेकर एफ तक हम देख सकते हैं कि गैस का द्रवीकरण चलता रहता है और जो गैसीय प्रावस्था है वो द्रव के अंदर परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका आयतन भी कम होता जा रहा है। और एफ पॉइंट पर आकर पूरी की पूरी जो गैस है वो द्रव के अंदर परिवर्तित हो गई है। जब पूरी की पूरी गैस द्रव के अंदर परिवर्तित हो गई है तो अब हम जानते हैं कि अगर इसके ऊपर अब हमने अगर दाब लगाया तो इसके आयतन के अंदर परिवर्तन जो है वो नगण्य होगा। और इसको आप बिल्कुल देख भी सकते हैं कि FG जो लाइन है ये इसी बात को शो करती है कि हम कितना भी दाब को बढ़ा दें लेकिन आयतन के अंदर परिवर्तन, जो चेंजेस आते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ऑलमोस्ट नगण्य होते हैं। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट टेम्परेचर ले रहे हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस या मोर और लेस हम कह सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस वाले इस ग्राफ को हमने A, B और C के द्वारा दर्शाया है। पॉइंट A के ऊपर ये गैसीय प्रावस्था के अंदर है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर दाब बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये इसका आयतन कम होता जा रहा है। और एक पॉइंट B पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पर कि हम गैस और लिक्विड फेज के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं और उसके तुरंत बाद जो गैस है वो पूरी की पूरी द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाती है अगर हम दाब को और बढ़ाते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ
कि अब हमने यहाँ से जब देखा तो जो टोटल इन तीनों ग्राफ्स के अंदर अगर आप देखें तो इनके अंदर हॉरिजॉन्टल एरिया जो है वो कम होता गया और फाइनली ये एक पॉइंट के ऊपर सीमित हो गया, एक पॉइंट पर लिमिटेड हो गया। और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर, चूँकि हम गैस और लिक्विड फेजेस के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने क्रांतिक परिघटना क्रिटिकल फिनोमेनन के अंदर ये देखा था कि वो पॉइंट जहाँ पर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए, उसको हम क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। और उसका जो भी संगत, उसका जो भी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होता है उसको हम क्रांतिक दाब कहते हैं। जो भी उसका संगत दाब होता है उसको हम क्रांतिक दाब कहते हैं। और इसी प्रकार हम आयतन को भी हम क्रांतिक आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ये बी पॉइंट के ऊपर हमको ये क्रांतिक बिंदु मिला है और इसके संगत ताप, दाब और आयतन को हम क्रमशः संगत वो क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन कहेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट वाला ग्राफ देख रहे हैं 35.5 डिग्री सेल्सियस, तो इस आइसोथर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से ए के ऊपर हमने ये वाला दिखाया हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, लेकिन किसी भी स्टेज के ऊपर हमको लिक्विड स्टेट नहीं दिखाई दी। टोटली यहाँ पर गैसीय प्रावस्था ही उपस्थित है। तो इस प्रकार ये 38.5 और जब बहुत ज़्यादा हमने कंप्रेस कर दिया तो अब आयतन के अंदर भी परिवर्तन जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट ग्राफ देख रहे हैं 48.1 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आयतन जो है वो कम होता जा रहा है और ये इस प्रकार से हमको कर्व मिलता है। और ये जो वक्र हैं ये लगभग समकोणीय हाइपरबोला अति परवलयीय होते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं या समकोणीय जो अति परवलय प्रकार के जो वक्र हैं, इनको हम इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस ताप के ऊपर जो गैस है उसका व्यवहार जो है बिल्कुल आदर्श गैस के समान होता है। इस प्रकार अब हम कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस पर जो समतापी वक्र मिला उसने चित्र को पूरे दो भागों के अंदर विभक्त कर दिया। एक तो इसमें हो गई राइट हैंड साइड और दूसरी हो गई इसमें लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो CO2 है वो बिल्कुल गैसियस प्रावस्था के अंदर है और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर CO2 जो है बिल्कुल लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो इस प्रकार एक साइड में गैसियस प्रावस्था मिली हमको और लेफ्ट साइड के अंदर हम देखते हैं कि ये जैसे जैसे हमने दाब को बढ़ाया वैसे वैसे इसका द्रवीकरण हो गया। तो फाइनली लेफ्ट साइड के अंदर अब ये द्रव प्रावस्था हमको स्पष्ट दिखाई देती है। और जो बीच वाला पार्ट है जो इसके अंदर वक्र के अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों ही होती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर टेम्परेचर को हमने 31 डिग्री सेल्सियस से कम किया तो ही गैस का द्रवीकरण संभव है, और वो भी कौन से एरिया में, इस पैराबोला के अंदर वाले एरिया के अंदर। तो ये जो पैराबोला हमको मिला, इस पैराबोला के अंदर वाले एरिया के अंदर ही द्रवीकरण जो है वो संभव है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर बी का जो संगत टेम्परेचर है जो मोर एक्यूरेटली 30.98 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम बोलेंगे CO2 का क्रांतिक ताप। यहाँ का संगत अगर हम दाब को नोट करते हैं तो ये आता है 73 एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो क्रांतिक दाब है उसका मान है 73 एटमॉस्फेयर। तो इसका एक हम कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो गैस है वो यह सिस्टम जो है वो क्रांतिक अवस्था में होता है, यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल स्टेट मिलती है। अब इन समतापी वक्र के जैसे ही हमने इन क्षैतिज भागों को इस प्रकार से मिलाया तो आप देख रहे हैं कि अंदर एक पैराबोला मिल चुका है। तो अगर हमें किसी भी गैस का द्रवीकरण करना है, इसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि अगर हमें किसी भी गैस का द्रवीकरण करना है तो इस पैराबोला के जो एरिया है उसके अंदर ही हम कर सकते हैं। CO2 का अगर हमें करना है तो ये 31 डिग्री सेल्सियस के अंदर वाला जो ये पैराबोला एरिया है, यहाँ पर दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हैं, गैसीय और द्रव भी। और जैसा कि हमने कहा था कि I पॉइंट पर या E पॉइंट पर यहाँ पर इसका द्रवीकरण प्रारंभ हो गया और अंदर की तरफ जैसे जैसे हमने दाब को बढ़ाते गए वैसे वैसे गैस का द्रवीकरण हो रहा है और गैस जो है वो द्रव प्रावस्था के अंदर परिवर्तित हो गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर CO2 गैस का हमें द्रवीकरण करना है तो इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया, उसके अंदर वाला टेम्परेचर, जो भी संगत टेम्परेचर है हम वो टेम्परेचर लेंगे और उसी प्रकार का हम प्रेशर लेंगे तो हम उस गैस का द्रवीकरण
कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक गैस के लिए द्रवीकरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस पैराबोला के अंदर वाला एरिया हम देखते हैं, क्षैतिज एरिया जिसमें क्षैतिज लाइन हमको दिखी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिखी थी ग्राफ के अंदर, उन एरियाज़ को हम देखते हैं और वहाँ पर हम इसका द्रवीकरण जो है किसी भी गैस का करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो पैराबोला है उसके अंदर द्रव और गैसीय प्रावस्था दोनों होती है। पैराबोला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल द्रव CO2 है, और जो पैराबोला की जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर केवल गैसीय प्रावस्था है। तो इस प्रकार सिर्फ अंदर के एरिया में ही यहाँ पर दोनों स्टेट जो है वो पॉसिबल होती है। इस प्रकार सभी गैसें बस इसी प्रकार का आचरण करेंगी, बस एक डिफरेंस होगा कि प्रत्येक गैस का जो क्रांतिक ताप होगा वो उसका अलग होगा। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रत्येक गैस के लिए हम अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं और उसी वैल्यू के मतलब अलग अलग वैल्यू हम उसका प्रयोगों के द्वारा निर्धारण करते हैं। तो वो जो निर्धारण करते हैं उसके आधार पर इस पैराबोला के एरिया के अंदर हम किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है हमको, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर मिलते हैं हमें, और भी जो हम रेगुलर गैस सिलेंडर यूज़ में लेते हैं, तो इनके अंदर जो गैस है वो उसको हम इस एरिया के अंदर उसको द्रवीकरण कर कर फिर उसको हाई प्रेशर के ऊपर फिल करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर हमने लिया है कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि द्रव और गैस अवस्था का सातत्य। जैसा कि हमने ये कहा कि जब भी गैस का ताप अगर क्रांतिक ताप से कम है तो दाब बढ़ाकर हम उसका द्रवीकरण कर सकते हैं या द्रवण कर सकते हैं, और इस प्रकार जो द्रव और गैस है वो दोनों साम्य अवस्था के अंदर रह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस स्थिति के अंदर जो गैस है और जो द्रव है उन दोनों प्रावस्थाओं के अंदर, दोनों फेजेस के अंदर बहुत ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पर गैस है और यहाँ पर ये लिक्विड है। और क्रांतिक दाब, अगर हम क्रांतिक ताप की बात करते हैं तो क्रांतिक ताप पर अगर हम इस प्रकार देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से हम अगर दाब को बढ़ाते जाते हैं और वो कैसे कैसे द्रव के अंदर गैस जो है वो परिवर्तित होती जाती है, और किस प्रकार की अवस्था में परिवर्तन इतना धीरे धीरे, इतना स्लो और इतना कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि गैस का द्रवीकरण कब हो जाता है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे 21.5 डिग्री सेल्सियस का हमने यहाँ पर ले लिया समतापी वक्र, और इसके ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने बिंदु ले लिया है R। अब ये R पॉइंट पर गैस जो है गैसीय प्रावस्था में है, ये CO2, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह E से पहले ही आ गया ये पॉइंट, तो यहाँ पर R के ऊपर जो ये CO2 है वो गैसीय प्रावस्था के अंदर है। अब ये गैसीय प्रावस्था के अंदर है तो इस ताप पर अब हम दाब को बढ़ाते जा रहे हैं, दाब को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर Q जो है Q तक हम देख सकते हैं कि ये पूरा के पूरा जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कि गैस जो है धीरे धीरे जो है वो Q द्रव के अंदर परिवर्तित होती जाएगी। और इसको हम यहाँ पर पूरा के पूरा इस प्रकार का जो बिहेवियर है इसको हम REFQ के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ये R से E, फिर F और फिर Q, तो Q पर जो है कंप्लीट लिक्विफिकेशन हो गया। अब हम इस प्रकार धीरे धीरे जो गैस से द्रव स्टेट के अंदर ये जाती जा रही है, और ये EF जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिली है ये दोनों प्रावस्थाओं के साम्य को बता रही है, और R पर हमने देखा कि ये गैस है। अब ये परवलय मार्ग के अंदर से हमने पहले अभी स्टडी किया, अगर हम ये सोचें कि परवलय मार्ग के अंदर से न जाएं और फिर भी Q मिल जाए तो किस प्रकार से हो सकता है ये, तो ये संभव किस प्रकार से होगा कि डिसकंटिन्यूटी, मतलब किसी भी डिसकंटिन्यूटी के बिना अगर हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ के अंदर किस प्रकार बदल सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये दूसरा मार्ग ले रहे हैं कि R से S और S से Q। R से S, अब आप देख सकते हैं कि R से S का क्या तात्पर्य है कि यदि हम गैस को स्थिर आयतन पर गर्म करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयतन की वैल्यू एक ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर R पॉइंट पर गैस को ले लिया और ये अब हम आयतन को स्थिर रख रहे हैं, और आयतन को स्थिर रखने के बाद में हम इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नेचुरली उसका दाब जो है वो भी बढ़ेगा, और जो सिस्टम है वो S पॉइंट पर आ जाएगा। जब ये सिस्टम S पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, अब इसका हम S पॉइंट पर पहुंचकर अब इसका हम ताप कम करते हैं। अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो क्या होगा, इसका आयतन भी
कम होता जाएगा और आयतन भी कम होता जाएगा और फाइनली ये सिस्टम कहाँ पर पहुँच जाएगा, क्यू पॉइंट पे ही पहुँचेगा। क्यू पॉइंट पर अब क्या होगा कि पूरी की पूरी जो गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, लिक्विड में हो चुकी होगी। लेकिन हमने ये देखा कि इसके अंदर इस पॉइंट को जब हम इस प्रकार से इस ग्राफ को स्टडी करते हैं आर, एस और क्यू, तो कहीं पर भी पैराबोला के अंदर वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जब पैराबोला के अंदर वाला पार्ट कोई भी इंक्लूड नहीं होता तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस मार्ग में द्रव और गैस कहीं भी एक साथ नहीं रहे और परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कहाँ गैसीय प्रावस्था खत्म हुई और कहाँ पर द्रव बढ़ना शुरू हो गया। और इस प्रकार इस प्रक्रम के द्वारा मतलब जो हमने लिया है तो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है और इस प्रकार इस प्रक्रम को हम सतत प्रक्रम कहते हैं। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर संक्रमण वाला प्रक्रम हो और परिवर्तन इतना धीरे धीरे हो कि दोनों प्रावस्थाओं के अंदर हम विभेद ही ना कर पाएँ, तो उसको हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या हम इसको अवस्था का सातत्य कहते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार हम आर से एस और एस से क्यू पर हम बिना किसी अवस्था में बिना किसी विभेद के अवस्था का जो परिवर्तन हमने देखा, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट।